A very good afternoon, everyone. So, the topic of discussion for today is that is sterilization, right? This topic is from unit number 12, right? So, इसमें we are going to discuss about like female sterilization methods and male sterilization methods, right? So, सबसे पहले we will be starting with the female sterilization methods, right? So, before moving to that, you should know that the sterilization method are permanent method of contraception. ठीक है, मतलब the one if the couple is like does not want any child in future and their family has been completed, तो उस केस में they can opt for this method, right? देन मिनी फीमेल स्टरलाइजेशन, ठीक है। फीमेल स्टरलाइजेशन के जो है आपके इसमें दो तरह के प्रोसीजर्स आते हैं। नंबर वन इज मिनी लैप, अनदर वन इज लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। While in male sterilization, there are again two types or two techniques. One is NSB, another one is conventional vasectomy. So we will be dealing with both of them. ठीक है। Then limiting methods of family planning. So limiting methods are for those women couples who do not want any more pregnancy as they have completed the family. तो ये एक तरह से limiting method है family planning का, जिससे कि couple जो है जिनकी family complete है और वो और बच्चा नहीं चाहते हैं, तो they can opt for this method. What methods can be used as limiting method? ठीक है, सबसे पहले जो लिमिटिंग मेथड है इसको हम लिमिटिंग मेथड भी बोल देते हैं, राइट? सो फीमेल स्टरलाइजेशन लिमिटिंग मेथड है, मेल स्टरलाइजेशन एक लिमिटिंग मेथड है। देन लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड लाइक आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइस है जो, ठीक है, एंड इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो, ठीक है, जिसमें आप कॉपर टी बोलते हैं जिसमें, ठीक है, दो तरह की आती है कॉपर टी। then it can act as a limiting method after completing the total duration of the method, ठीक है, जैसे 5 years की आ रही है या फिर अपना आप बोल सकते हो कि 10 years की आ रही है कॉपर्टी, तो जैसे ही उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो वो अपना इफेक्ट दिखाना जो है वो बंद कर देती है फिर, ठीक है। सो लेकिन जो ओल्ड आईयूसीडी है, जब उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद उसको वो चेंज करवाना है नई के साथ, ठीक है। सो कॉपर टीबी जो है एक लिमिटिंग मेथड है क्योंकि वो लंबे टाइम के लिए जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। Then number one is female sterilization. So it is a permanent method procedure for permanently stopping future pregnancy by occluding the fallopian tube, ठीक है। सो जो परमानेंट मेथड है ये फीमेल स्टरलाइजेशन का मेथड जो है ये परमानेंट मेथड है क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिलोपियन ट्यूब जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, एक तरह से उसका जो पैसेज होगा उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, इसीलिए इसको मेथड को जो है वो ट्यूबेक्टमी भी बोला जाता है, ठीक है। फीमेल स्टरलाइजेशन को आप ट्यूबेक्टमी भी बोलते हो, ठीक है। रिवर्सल इज डिफिकल्ट एंड मे नॉट बी सक्सेसफुल। इस केस में जो रिवर्सल है मतलब कि आप चाहो कि अगर अभी मेरे को ये प्रोसीजर करवाना है और उसके बाद मुझे फिर से दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ मैं, तो वो चीज इसके अंदर पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। The next comes effectiveness. So one of the most effective method, failure occurs sometimes like 5 per 1000 women, ठीक है, ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है ये कॉन्ट्रासेप्शन का, और इसके अंदर फेलियर के चांसेस जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत कम का मतलब है लाइक 1000 वुमेन है जिसने ट्यूबेक्टमी करवाया है, 1000 में से सिर्फ 5 ऐसी होंगे जिनको के फेलियर जो है जिनके अंदर देखा जा सकता है, मतलब इस प्रोसीजर के बाद भी वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो ऐसा बहुत ही रेयर चांस है, राइट? Then informed choice and written informed consent of client before the procedure. इस प्रोसीजर से पहले, ठीक है, जो वुमेन है, ठीक है, जो फीमेल है उसका आपको इन्फॉर्म चॉइस, सर्टेन इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, मतलब वो अपनी मर्जी से इसको करवाए, उसको फोर्सफुली नहीं करना है इस प्रोसीजर के लिए, ठीक है, उसकी खुद की मर्जी होनी चाहिए। और इसके अंदर इन्फॉर्म कंसेंट रिटन फॉर्म में, रिटन कंसेंट जो है वो होना चाहिए पेशेंट वुमेन से, ठीक है, तभी ये प्रोसीजर जो है वो हम कर सकते हैं। देन इट कैन बी डन विद इन 7 days एंड आफ्टर 6 weeks ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो डिलीवरी के होने के 7 days के अंदर अंदर या तो ये करवा ले वुमेन, वो भी सही है, या फिर अगर 7 days के अंदर अंदर उसने नहीं करवाया है तो 6 weeks यानी कि प्यूपेरियम का जब टाइम खत्म पूरा होगा तो प्यूपेरियम के बाद यानी कि 6 weeks के बाद वो है इसको करवा सकती है इस प्रोसीजर को, ठीक है। रिन्यूड फोकस ऑन पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन, ठीक है, दैट इज पीपीएस, पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन बोलते हैं, विद इन 7 days ऑफ डिलीवरी ड्यू टू इंक्रीजिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। अभी आजकल क्या है, ज्यादातर डिलीवरीज जो है वो इंस्टीट्यूट में हो रही है, मतलब सब लोग ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। पहले क्या था, ऐसे गाँव में घर में डिलीवरी कर लेते थे, अभी आजकल ज्यादा फोकस किस पे है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पे है। तो जैसे ही पेशेंट इंस्टीट्यूट में आया डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, तो आप उसको
डिलीवरी के बाद आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप अभी 7 दिन के अंदर अंदर, अभी आप हॉस्पिटल में तो हो ही, तो आप अभी ये प्रोसीजर जो है वो करवा लो, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि एकदम डिलीवरी के बाद 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो पेशेंट इस प्रोसीजर को करवा ले, ठीक है। देन हाउ इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। अब क्वेश्चन आता है कि जो फीमेल स्टरलाइजेशन है ये प्रेगनेंसी को कैसे जो है वो प्रिवेंट करता है। सो बोथ द फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक बाय लाइगेटिंग एंड कटिंग, ठीक है। तो जो दोनों साइड की जो फेलोपियन ट्यूब होगी उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है? या तो उनको लाइगेट कर देंगे या फिर कट कर देंगे, ठीक है। कट करके भी लाइगेट कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, हेलो। ओह यस, देयर वाज सम नेटवर्क इशू, सॉरी। तो जो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। इसमें ब्लॉक करने के दो मेथड हैं, या तो उसे कट कर दो, कट करने की जगह, या फिर उसको लाइगेट कर दो, ठीक है। सो दैट द एग कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द ब्लॉक एरिया। तो जो एग होगा वो ब्लॉक्ड एरिया तक रह जाएगा और आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा। और हमें पता है कि जो एग है, ओवम है, उसका लाइफ स्पैन जो है वो सिर्फ 12 टू 24 आवर्स होता है, ठीक है। तो जैसे ही एग जो है वो ओवुलेशन होगी, 12 टू 24 आवर्स तक वो वायबल रहेगा, उसके बाद वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेगनेंसी को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो इस तरह से जो स्पर्म होगा तो उसको फर्टिलाइज, वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, राइट। देन आता है आपका टू टाइप्स। इसमें आपके टू टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं ट्यूबेक्टमी में। वन इज मिनी लैप, अनदर वन इज लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, ठीक है। अब फर्स्ट आता है आपका मिनी लैप, ठीक है। व्हाट हैपेंस इन मिनी लैप इज, हेलो, 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 सॉरी, yes, I'm repeating. Mini lap. So tubes are cut or blocked after bringing them to the incision made in the abdomen, ठीक है। मिनी लैप में क्या होता है, हम एब्डोमेन के अंदर एक छोटा सा इंसिजन जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और उस इंसिजन के थ्रू हम ट्यूब्स तक एक्सेस करते हैं और ट्यूब्स को कट करते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। मतलब ट्यूब्स के दो एंड को हम कट करेंगे और उनको फिर आपस में हम लाइगेट कर सकते हैं, और जैसे कि वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। सो पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन विद इन 7 days ऑफ ड्यूरिंग द सिजेरियन सेक्शन। तो ये वाला प्रोसीजर जो है हम सिजेरियन सेक्शन के दौरान भी कर सकते हैं, इमीडिएटली जब पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन हो रहा होगा तो साथ में भी हो सकता है ये, ठीक है। या फिर जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, उसके नॉर्मल यानी डिलीवरी हुई है, तो हॉस्पिटलाइज है, आपके पास 1-2 दिन पेशेंट स्टे करता है, तो उस टाइम पे भी आप इसको कर सकते हो। देन इंटरवल पीरियड, ठीक है। सो इंटरवल पीरियड है, मतलब कब कर सकते हो आप, एनी टाइम आफ्टर 6 weeks ऑफ डिलीवरी। उसके बाद मतलब अगर किसी पेशेंट ने डिलीवरी के टाइम पे नहीं करवाया, मतलब पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन उसने ऑप्ट नहीं करी, तो डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते बाद वो कभी भी करवा सकती है, ठीक है। उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। देन पोस्ट अबॉर्शन। पोस्ट अबॉर्शन का मतलब है कि अबॉर्शन के बाद सपोज वो, उसके 2 बेबी हैं ऑलरेडी और थर्ड टाइम उसका फिर से कंसीव हुआ, लेकिन वो लाइक बेबी जो था वो आप किसी वजह से आप बोल दो कि अबॉर्ट हो गया जैसे, है ना। तो और उसको आगे अपनी फैमिली नहीं बढ़ानी है, तो वो पोस्ट अबॉर्शन भी इस प्रोसीजर को ऑप्ट कर सकती है, बोथ आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकंड ट्रिमेस्टर अबॉर्शन। चाहे फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हुआ है या फिर सेकंड ट्रिमेस्टर में, तो दोनों में ही उसके अबॉर्शन के फॉलोइंग आप इसको इमीडिएटली कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट मिनी लैप। मिनी लैप में क्या है कि हम एब्डोमेन में इंसिजन बनाएंगे और उसके थ्रू हम ट्यूब्स तक जाएंगे और ट्यूब्स को कट करके लाइगेट ब्लॉक कर देंगे। देन सेकंड आता है लेप्रोस्कोपिक। लेप्रोस्कोपिक में आपका क्या करेंगे, हम ट्यूब्स को ब्लॉक करते हैं बाय लेप्रोस्कोप इंट्रोड्यूस इनटू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन, ठीक है। हम ट्यूब्स को ऑक्लूड करेंगे, सेम वे में एब्डोमेन में इंसिजन देंगे, लेकिन लेप्रोस्कोप के थ्रू हम ट्यूब्स को जाके ऑक्लूड करते हैं, ठीक है। इसलिए हम उसको लेप्रोस्कोपिक बोल रहे हैं। तो इट इज डन एनी टाइम आफ्टर 6 weeks ऑफ डिलीवरी आफ्टर रूलिंग प्रेगनेंसी, ठीक। जो लेप्रोस्कोपिक है वो हम कब कर सकते हैं, डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद, ठीक है। डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद कभी भी हम इसको कर सकते हैं। और पोस्ट अबॉर्शन अगर आप चाहते हैं करवाना, तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर अगर उसका अबॉर्शन हुआ है तब हम कर सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड ट्रिमेस्टर हुआ है तो उस केस में इसको हम फिर थोड़ा टाइम के बाद करते हैं। तो पोस्ट अबॉर्शन आफ्टर फर्स्ट ट्रिमेस्टर इट कैन बी डन लेप्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू।
देन नेक्स्ट आपका आ जाता है फीमेल स्टरलाइजेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और यू कैन से लिमिटेशंस, ठीक है। सो नंबर 1 आपका आ जाता है, इट इज हाईली इफेक्टिव मेथड। वन सेकेंड। नंबर 1 इज, इट इज बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि इसके अंदर फेलियर के चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। एंड इट हैज नो लास्टिंग साइड इफेक्ट, ठीक है। एज सच इसमें अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो कोई साइड इफेक्ट इसके अंदर बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। देन नो नीड टू थिंक अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन अगेन। जब एक बार वुमेन ने इस मेथड को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद उसको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक है। देन डज नॉट अफेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी, मेंस्ट्रुएशन और ब्रेस्ट फीडिंग। और सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है कि इससे पेशेंट की मतलब उस पर्टिकुलर क्लाइंट की, वुमेन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ठीक है, रेगुलरिटी वैसी ही रहती है जैसे नॉर्मल चलता था। ब्रेस्ट फीडिंग अगर वो करवाती है बच्चों को तो ब्रेस्ट फीडिंग को अफेक्ट नहीं करता ये, ठीक है, जैसे कि और मेडिसिन कर सकती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। और कोई सेक्सुअल एक्टिविटी को भी अफेक्ट ये नहीं करती है। देन इट इज नथिंग टू डू और टू रिमेम्बर बाय वुमेन, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि वुमेन को ये करवाने के बाद कोई डेट याद रखने की जरूरत पड़ती है या कोई टाइम याद रखने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि माला एन माला डी टैबलेट्स हैं, उसमें क्या है पेशेंट को याद रखना पड़ता है रोज की मुझे ये मेडिसिन इतने बजे खानी है ना, और रोज लेनी है। तो ये चीज इसके अंदर जो है वो बिल्कुल ही खत्म है। तो दैट इज अ एडवांटेज। देन नेक्स्ट कम्स लिमिटेशंस। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? सो इट रिक्वायर्स अ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड अ सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपको पेशेंट का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। अगर उसका कोई भी वाइटल्स जो है वो ऑल्टर होते हैं तो आपको थोड़ा सा इसको डिले करना पड़ता है अपडेट प्रोसीजर को। देन क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर है तो एक तरह से डिसएडवांटेज है क्योंकि काफी सारे लोगों को सर्जरी के नाम से सोच के डर लगेगा कि पता नहीं क्या है। ऑल्दो ये प्रोसीजर जो है वो बहुत लंबा नहीं होता है, जस्ट अ माइनर लाइक थिंग, ठीक है। तो लेकिन फिर भी पेशेंट जो है वो फियर इसके अंदर आ जाता है, इसलिए दैट इज अ डिसएडवांटेज। देन इट डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्शन नहीं देता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से हमको बचा सकता है, दैट इज कॉन्डम, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फिजिकल बैरियर होता है। अदरवाइज कोई भी और कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर ऐसा नहीं है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी हमें प्रिवेंट कर सकता है, बचा सकता है कॉन्ट्रासेप्शन देने के साथ साथ, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आ गया कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी, ठीक है। सर्जरी के कुछ एडवांटेजेस जैसे आपको मैंने बताया कि इतने लास्टिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो इसके हो सकते हैं, सो दैट कैन बी काउंटेड एज डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसीजर। जैसे कि एडवर्स रिएक्शन टू द एनेस्थीसिया, क्योंकि इसके अंदर एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जाएगा, है ना, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो उसके रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को हो सकती हैं। देन देयर कैन बी इन्फेक्शन ऑफ द इंसीजन साइट, ठीक है। जो इंसीजन साइट है उसमें पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकती है, सेप्सिस हो सकती है अगर प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। देन इवन इट कैन लीड टू ब्लीडिंग इन एब्डोमेन, ठीक है। ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को एब्डोमेन के अंदर, लाइक, और वो ब्लीडिंग होगी कहाँ से? जहाँ से फैलोपियन ट्यूब आपने जो है वो कट करी है, ठीक है। सो दैट विल बी देयर इन डिसएडवांटेजेस, राइट। I want to show you one picture if I get it. Just wait, let me check. नहीं है, चलिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट फीमेल स्टरलाइजेशन, जिसमें आपकी दो अप्रोचेस आती है, वन इज मिनी लैप, अनदर वन इज लैप्रोस्कोपिक, ठीक है। मिनी लैप में भी हम एब्डोमेन से इंसिजन बनाते हैं और लैप्रोस्कोपिक में भी एब्डोमेन से इंसिजन बनाते हैं, लेकिन हम जो ऑक्लूड करते हैं ट्यूब्स को, वो हम कैसे ऑक्लूड करते हैं, वो हम करेंगे लैप्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। देन नेक्स्ट आ गया आपका इसमें आफ्टर फीमेल स्टरलाइजेशन, नेक्स्ट इज routine follow-up after female sterilization, like the woman has undergone female sterilization tubectomy का उसका प्रोसीजर हो चुका है, लेकिन फॉलोअप के लिए पेशेंट को आप कब बुलाएंगे, ठीक है। तो पेशेंट को हम इसमें 3 फॉलोअप्स के बुलाते हैं, ठीक है। 3 फॉलोअप्स में फर्स्ट फॉलोअप जो पेशेंट का होगा दैट शुड बी विद इन 48 आवर्स ऑफ सर्जरी, मतलब अगर उसकी सर्जरी आज हुई है तो वो 2 दिन के अंदर अंदर आके उसको फॉलोअप के लिए आना है हॉस्पिटल में, ठीक है। देन सेकंड फॉलोअप कब चाहिए? सेकेंड फॉलोअप सर्जरी के 7th डे पे,
ठीक है। 7th डे का मतलब क्या हुआ, जैसे सर्जरी आज हुई है उसकी, ठीक है, टुडे इज वेडनेसडे, तो उसको ट्यूसडे से पहले उसको जो है वो फॉलो अप के लिए आना है, मतलब इधर ऑन ट्यूसडे, ठीक है। मतलब शी शुड रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल फॉर फॉलो अप विजिट ऑन ट्यूसडे। जैसे अगर मैं आज टुडे इज वेडनेसडे है ना, तो उसको ट्यूसडे को आना है, दैट इज द 7th डे, राइट। देन थर्ड फॉलो अप उसको कब चाहिए, ठीक है। थर्ड फॉलो अप भी फैसिलिटी पे होगा 1 मंथ आफ्टर द सर्जरी और आफ्टर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। तो थर्ड फॉलो अप में उसको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है उस पर्टिकुलर वुमेन को कि उसको फीमेल स्टरलाइजेशन करवाया, तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। प्लस उसको आना कब है थर्ड विजिट के लिए, थर्ड विजिट उसकी तब होगी जब सर्जरी को पूरा 1 मंथ हो जाएगा। लाइक सपोज टुडे इज 16th ऑफ जून, तो 16th ऑफ जुलाई को उसको जो है वो हॉस्पिटल में आना है, ठीक है, और आके अपना सर्टिफिकेट वो रिसीव करेगी, ठीक है। और अगर 16th ऑफ जुलाई को वो नहीं आती है सपोज, ठीक है, तो वो कब आ सकती है, जब भी उसका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तब आ सकती है। Then client to be told to return to the facility if there is any missed period, suspected pregnancy। और पेशेंट को थर्ड विजिट पे हमने बताना है कि उसको हॉस्पिटल में आना है चेकअप कराने के लिए, अगर उसको लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि उसका कोई पीरियड जो है वो मिस हो गया है, ठीक है। और मिस्ड पीरियड होने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसको आना है, ठीक है, ताकि रूल आउट कर सके कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है, ठीक है। सो ये चीजें हैं इसमें। तो फर्स्ट फॉलो अप कब, आफ्टर विद इन 48 आवर्स, सेकंड फॉलो अप विद इन लाइक on the 7th day of surgery, and third follow up after 1 month of surgery or after next menstrual period, ठीक है। सो ये है इसके अंदर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल स्टेरिलाइजेशन। सो फीमेल स्टेरिलाइजेशन को हम क्या बोलाते हैं, ट्यूबेक्टमी, क्योंकि हम फेलोपियन ट्यूब्स को ऑक्लूड कर रहे हैं, तो ट्यूबेक्टमी बोलेंगे। देन नेक्स्ट इज मेल स्टेरिलाइजेशन। मेल स्टेरिलाइजेशन का जो अनदर नेम है दैट इज वेसेक्टमी, ठीक है, दैट इज वेसेक्टमी होता है मेल स्टेरिलाइजेशन। सो इट इज अ परमानेंट मेथड एंड रिवर्सल डिफिकल्ट, ठीक है, ये भी एक परमानेंट मेथड है और इसके अंदर भी जो रिवर्सल है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन डिफिकल्ट है। इट इन्वॉल्व्स कटिंग और ब्लॉकिंग द वास्ट डिफरेंस, ठीक है। जो वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, वास्ट डिफरेंस क्या करता है, एक तरह की ट्यूब होती है जो कि स्पर्म्स को पेनिस तक लेके जाती है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वास्ट डिफरेंस को या तो कट कर देंगे या फिर उसको ब्लॉक कर देंगे, इसलिए हम इसको वासेक्टमी बोलते हैं। Then next is types, इसमें 2 टाइप्स आपकी आती है, वन इज कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल, और सेकंड आपकी आती है नो स्कैल्पल वेसेक्टमी, दैट इज NSV, ठीक है। तो एक आपकी होगी कन्वेंशनल या फिर आप उसको ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो, और सेकंड आपकी हो गई नो स्कैल्पल वेसेक्टमी, इसके शॉर्ट फॉर्म होती है NSV, ठीक है। NSV में क्या होता है कि हम किसी भी तरह का कोई कट जो है वो स्किन के ऊपर नहीं लगाते और किसी भी तरह का कोई स्टिच जो होता है वो स्किन पे नहीं आता आफ्टर द प्रोसीजर इज कंप्लीटेड, ठीक है। सो इट कैन बी डन ऑन मेन एनी टाइम अंडर लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो ये वाला जो ऑपरेट है, ठीक है, ये कभी भी जो है वो किया जा सकता है मेन के ऊपर, ठीक है, और इसके अंदर हम लोकल एनेस्थीसिया जो है वो देते हैं आदमी को, राइट। और ये वाला जो ऑपरेट है वेसेक्टमी का, वेसेक्टमी इज मच मोर सिंपलर देन ट्यूबेक्टमी, ठीक है। तो ट्यूबेक्टमी से ज्यादा सिंपल है वासेक्टमी। हाउ इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इसके अंदर हम जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको हम ऑक्लूड कर देते हैं या कट कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो स्पर्म है, ठीक है, वो स्पर्म जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा पेनिस तक, ठीक है, इसलिए ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है, राइट। So there will be no sperms during the ejaculation which occurs after 3 months of operation। तो जब ejaculation होगा तो उसमें sperm ही नहीं आएगा, ठीक है। और इस ऑपरेट को होने के बाद, वैसेक्टमी का प्रोसीजर होने के 3 मंथ्स के बाद पेशेंट जो है वो आप उसको बोलते हो कि वो स्टेराइल हो जाता है। स्टेराइल का मतलब क्या है कि इजैकुलेट में उसके स्पर्म नहीं आएगा, 3 मंथ्स लग जाते हैं मतलब, ठीक है। तो दैट विल बी देयर। सो नेक्स्ट आ गया इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस इसका सेम है जैसे हमने फीमेल में पढ़ा, फीमेल स्टरलाइजेशन में, कि ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। इट इज सिंपलर ऑपरेशन देन फीमेल स्टरलाइजेशन, फीमेल स्टरलाइजेशन से ये मेथड जो है वो सिंपल है, एंड इट यूजुअली टेक्स 10 to 15 मिनट्स, और इस प्रोसीजर को करने में, इस ऑपरेट को करने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट जो है वो लगते हैं। एक्सेप्टर कैन वॉक बैक होम विद इन 30 मिनट्स, ठीक है। जो भी आपका क्लाइंट होगा, अगर उसने वेसेक्टमी का प्रोसीजर हुआ है उसके ऊपर, तो 10 से 15 मिनट का ऑपरेशन होगा ये छोटा सा,
और उसके 30 मिनट्स के बाद पेशेंट अपने घर भी वापस जा सकता है। फेलियर रेट लेस देन फीमेल स्टरलाइजेशन, इसके अंदर जो फेलियर रेट है, ठीक है, वो फीमेल स्टरलाइजेशन से कम है। जैसे फीमेल स्टरलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि 5 in 1000 women can conceive after ट्यूबेक्टमी, लेकिन इसके अंदर उससे भी ज्यादा कम चांसेस है किसी को, ठीक है। देन नो मेजर कॉम्प्लिकेशन यूजली, इसके अंदर कोई भी एज सच मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, राइट। सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस। देन नेक्स्ट कम्स डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस मैंने आपको अभी बताया कि इस मेथड की जो इफेक्टिवनेस है वो आने में 3 मंथ्स लग जाता है। जैसे सपोज आज उसका ऑपरेट हुआ है, तो आज के बाद 3 मंथ्स अगर आप लगाओगे तो 3 मंथ्स के बाद, ठीक है, उसका जब पेशेंट जो है इजैकुलेट होगा जब पेशेंट का, उसके अंदर देयर विल बी नो स्पर्म्स, ठीक है, और आफ्टर 3 मंथ्स ऐसा होता है, राइट। तो थोड़ा सा इसके रिजल्ट्स जो है आने में वो टाइम लग जाता है, सो इट इज लिटिल टाइम कंज्यूमिंग। और तब तक 3 मंथ्स तक उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसने वासेक्टमी जिसके ऊपर हुआ है, उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज करना पड़ता है, राइट। सो नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर, जैसे कि फीमेल स्टरलाइजेशन में होता है। So client has to use condom or wife to use another family planning method for 3 months, right? And ये इसका भी लिमिटेशन सेम है कि ये इट डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग HIV, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से जो है ये प्रिवेंट नहीं करता, क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक अ फिजिकल बैरियर ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। तो आपको मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि HIV भी है, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, उससे प्रिवेंट करता है कौन, सिर्फ कौन सा डिवाइस है ऐसा, कॉन्डम, राइट। So this is about the advantages and disadvantages of this particular procedure. Sorry for the inconvenience. So moving forward to follow up after vasectomy, ठीक है। So if the patient has undergone, if the person has undergone vasectomy, आपको उसको follow up routine जो है वो बताना पड़ेगा, जैसे कि आपने स्टरलाइजेशन में, फीमेल स्टरलाइजेशन में बताया है, ठीक है। So routine में इसका follow up जो आएगा, that is after 48 hours for checkup, ठीक है। तो आपने पेशेंट को बोलना है कि रूटीन फॉलोअप के लिए उसको आना है, और जब उसका ये उसके ऊपर ये प्रोसीजर हुआ है तो उसके 48 आवर्स के बाद जो है वो पेशेंट आके अपना चेकअप करवाएगा हॉस्पिटल में, ठीक है। एंड देन ऑन द 7th डे फॉर स्टिच रिमूवल, ठीक है, और 7th डे पे आएगा वो स्टिच रिमूव करवाने के लिए। स्टिच आपको मैंने बताया कि जो NSV है उसमें स्टिचिंग का प्रोसीजर नहीं होता है, और लेकिन स्टिच उस केस में लगेंगे अगर पेशेंट ने कन्वेंशनल वेसेक्टमी ऑप्ट किया है, जो पहले किया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड है जो, ठीक है। तो उसके अंदर स्टिचेस लगते हैं, तो उसके अंदर स्टिच रिमूव करवाने के लिए उसको 7 डे पे आना है। देन आफ्टर 3 मंथ्स रिटर्न टू द फैसिलिटी फॉर सीमेन एग्जामिनेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस प्रोसीजर के होने के बाद 3 मंथ्स लग जाते हैं व्हेन देयर विल बी नो स्पर्म्स इन द एजैकुलेट, ठीक है। तो 3 मंथ्स के बाद पेशेंट को, उस पर्टिकुलर क्लाइंट को हॉस्पिटल में आना है, अपना सीमेन एग्जामिनेशन देना है, सो दैट वी कैन चेक वेदर देयर इज एनी स्पर्म इन द सीमेन और नो, ठीक है। एंड उसके बाद, ये होने के बाद 3rd मंथ के बाद उसको फिर इशू सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। और उसको फिर एवरी मंथ उसको 6 महीने तक आते रहना है अपना सीमेन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। देन इमरजेंसी में पेशेंट कब आया